नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गिन्नी ब्रंच। आज मैं फिर आपका पाठ्यक्रम बीपीएससी 132 भारतीय सरकार एवं राजनीति, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने राष्ट्रपति व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। राष्ट्रपति व्यवस्था में हमने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंट है, इंडियन प्रेसिडेंट, वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, यानी कि वो राज्य के अध्यक्ष होते हैं। भारतीय व्यवस्था में हमें दो प्रकार की कार्यपालिका मिलती है, डुअल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, जिसमें एक होता है नॉमिनल और एक होता है रियल, यानी एक होता है नाममात्र का अध्यक्ष और एक होता है वास्तविक अध्यक्ष। नाम मात्र के अध्यक्ष कौन होते हैं? नाम मात्र के वो होते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि जितनी भी शक्तियां हैं संविधान द्वारा वो राष्ट्रपति में निहित की गई हैं, परंतु उन्हें वास्तविक रूप से कौन उनका कार्यवाहन या कौन उनको एग्जीक्यूट करता है, वो होते हैं हमारे सरकार के अध्यक्ष, अर्थात हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है वो राज्य के अध्यक्ष होते हैं, वो नॉमिनल हेड होते हैं। इसके साथ ही साथ उन्हें कहा जाता है कि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। और सबसे बहुमूल्य बात कि राष्ट्रपति को एक सिंबल समझा जाता है एकता का, यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी का। इसकी एक बेसिक वजह ये है बच्चों कि राष्ट्रपति जो है, उनका जो पद है, जो उनका ऑफिस है, वो आसानी से हटाया नहीं जा सकते अपने ऑफिस से। उनका जो हटाने की प्रक्रिया है उसे कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, अर्थात महाभियोग। महाभियोग की वजह से राष्ट्रपति के जो पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है वो बहुत कठिन रखी गई है। जैसे लोकसभा में आप देखते हैं कि गवर्नमेंट को गिराया जा सकता है, राष्ट्रपति का ऑफिस जो है वो इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए राष्ट्रपति को हम ये मानते हैं कि वो प्रेसिडेंट क्या है, ही इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। आपको उच्च सदन, निच्च सदन दोनों के बारे में हमने बताया था। राज्यसभा में हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्यसभा में कितने 245 मेंबर्स होते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे लोकसभा को कहा जाता है कि वह जनता के प्रतिनिधि वहां पे बैठते हैं, राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि बैठते हैं। इसके साथ ही साथ 12 लोगों को नामांकित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अच्छा, इसके साथ ही हम लोगों ने राज्य विधायिका के बारे में पढ़ा था कि जैसे सेंटर में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, यानी संसद है, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही स्टेट स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, स्टेट स्ट्रक्चर में हमारे पास गवर्नर होते हैं, यानी कि राज्यपाल, और जो राज्य विधायिका है उसके 2 भाग होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। तो राज्य स्तर पे हमें विधानसभा, विधान परिषद मिलती है, और नेशनल लेवल पे हमें लोकसभा और राज्यसभा मिलता है। अच्छा, इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो राज्य स्तर पे, स्टेट लेवल पे हर राज्य के पास विधान परिषद हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ राज्य जो ऑप्ट करते हैं वही अपने राज्य में विधान परिषद का गठन करते हैं, अथवा विधानसभा हमें हर राज्य में मिलती है। विधानसभा में फिर जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे लोकसभा है, जनता का प्रतिनिधित्व, वैसे ही विधानसभा में भी जनता के प्रतिनिधि जो हैं वो जाके बैठते हैं उस पर्टिकुलर राज्य के। अच्छा, आज बच्चों हम जो करेंगे वो है एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की कार्यपालिका। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, अर्थात राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज जो सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री क्या है, वो वास्तविक कार्यपालिका है। वास्तविक कार्यपालिका से मतलब क्या है कि जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो बहुमूल्य निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा लिए जाते हैं। दे आर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के नाम पे लिए जाते हैं, पर उन्हें एक्चुअल में ले कौन रहा होता है, उन्हें वास्तविकता में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद लेते हैं। संविधान के अंतर्गत वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के साथ केंद्रीय मंत्री परिषद में निहित है। और केंद्रीय मंत्री परिषद में क्यों? क्योंकि एक संसदीय व्यवस्था में ये माना जाता है
कि जो मंत्री परिषद है यानी कि जो कैबिनेट है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो प्रधानमंत्री के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं। अगर यही हम एक डिफरेंस देखें राष्ट्रपति व्यवस्था में, जैसे हम आपको एग्जांपल दें अमेरिका का, तो अमेरिका में राष्ट्रपति व्यवस्था है, वहां पे ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति पे ये निर्भर करता है कि वह एक मंत्री परिषद का गठन करेंगे या नहीं करेंगे। अगर मंत्री परिषद का गठन करना उन्हें उचित लगता है तो ही राष्ट्रपति उसका गठन करते हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, जैसे हम भारतीय व्यवस्था में देखें जहां संसदीय व्यवस्था है, वहां पे मंत्री परिषद की बात को भी मान्यता दी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। अगर एक मिलीजुली सरकार है, कोalition गवर्नमेंट है, तो वहां पे भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं, उनका एक विचार विमर्श होता है और उनकी बैठकों को बहुमूल्य समझा जाता है, इंपॉर्टेंट समझा जाता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखते हैं, राष्ट्रपति व्यवस्था में, तो वहां पे ऐसा नहीं मिलता है। वहां पे मंत्री परिषद की एडवाइस को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। तो एक ये डिफरेंस होता है संसदीय व्यवस्था में और राष्ट्रपति व्यवस्था में। अच्छा, इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अच्छा, राष्ट्रपति जो है उनको सूचित करना, उन्हें इंफॉर्मेशन देना, ये कार्य प्रधानमंत्री का है कि जो भी निर्णय प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ले रही है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है या उन निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही सारे कार्य करने के लिए बाध्य है। वह अपने स्व विवेक का इस्तेमाल कम करते हैं, यानी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर्स जो है वो बहुत कम है। अच्छा, जैसे कि ब्रिटेन में होता है, भारत में प्रधानमंत्री आमतौर पर निचले सदन के सदस्य होते हैं। अच्छा, ऐसा जनरली देखा जाता है कि ये ब्रिटेन में भी व्यवस्था है कि वहां का जो हाउस ऑफ कॉमन है, वहां पे जो उसका निचला सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री आमतौर पर उसी सदन से होते हैं। अच्छा, भारत में भी हम ये प्रावधान देखते हैं कि वह निचले सदन के होते हैं, लेकिन पास्ट में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखें कि 1966 में इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की सदस्य बनी थी, ठीक, लेकिन उसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दिया 1967 में, और फिर लोकसभा की सीट से उन्होंने चुनाव लड़े और वो वहां पे लोकसभा की एक सीट वो पा गए। तो इसके द्वारा ये कहा गया, ये एक कन्वेंशन सेट हुआ। कन्वेंशन मतलब एक अभिसमय के रूप में इसको देखा गया कि जो प्रधानमंत्री है वो निचले सदन से ही होना चाहिए। फिर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो दोनों में से किसी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको याद होगा, हमने पिछले सेशन में आपको बताया था कि अगर एक जो मंत्री है उसका निर्वाचन हो जाता है और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस स्थिति में उसे 6 महीने के अंदर, 6 माह के अंदर किसी ना किसी सदन की सीट जो है वो प्राप्त करनी होती है, अन्यथा उसका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोकसभा की सीट जीती और इसलिए वो लोकसभा के सदस्य बन गए और इसलिए उनको कहा गया कि लोकसभा से ही प्रधानमंत्री जो है वो आगे आएंगे। अच्छा, फिर देखा गया 1996 में देवी गौड़ा, वो भी जो थे वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर बाद में वो किसके सदस्य बने, वो राज्यसभा के सदस्य बने और उन्होंने ये कन्वेंशन तोड़ा। पहली बार ऐसा देखा गया 1996 में कि राज्यसभा से भी जो प्रधानमंत्री हैं वो निकल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री बनना है तो निचले सदन से ही हो। अच्छा, उसके बाद 1997 में आई.के. गुजराल जो थे, इंदर कुमार गुजराल, वो भी राज्यसभा के थे। आपने 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से ही निर्वाचित थे। आपको ये बताने की वजह ये है यहाँ पे इस पॉइंट में कि जब हमने लास्ट सेशन में आपके साथ वो किया था, क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर के बारे में, जहाँ पे हमने विधायिका के बारे में आपको ये बताया था कि जो निचला सदन है यानी लोकसभा, वो ज्यादा शक्तिशाली सदन माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो वहां पे जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, पहली बात, और दूसरी बात क्या होती है कि वहां पे 95% ऑफ द बिल्स, जो भी बिल्स आते हैं वो 95% जो है वो लोकसभा में आते इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मनी बिल यानी धन विधेयक में ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन कौन है? लोकसभा है, क्योंकि वही फाइनल निर्णय लेता है। राज्यसभा का इसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन उठना कि राज्यसभा से प्रधानमंत्री हो या वो लोकसभा से हो, वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि शुरू में ट्रेंड देखा गया था कि जो प्रधानमंत्री होते थे वो आमतौर पर निचले सदन से ही होते थे, लेकिन इवेंचुअली समय के साथ ये चीज बदली और ये देखा गया कि प्रधानमंत्री उच्च सदन से भी हो सकते हैं, यानी कि राज्यसभा से भी हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, इसके बाद
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री चुनने के लिए कोई विकल्प हो ऐसा जरूरी नहीं है। वह केवल लोकसभा में बहुमत में पार्टी के नेता या उस व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं जो सदन में बहुमत का विश्वास हासिल करने की स्थिति में हो। अच्छा, जब हमने राष्ट्रपति व्यवस्था आपको बताई थी तो उसमें हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां बहुत कम, कोई विशेष शक्ति नहीं है, बस एक विशेष शक्ति उनकी है, वह है स्वविवेक की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर। आमतौर पे क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं उसके बाद जब गवर्नमेंट बनाने की बात आती है तो जिस पार्टी के पास बहुमत होती है, बहुमत दल का जो नेता होता है यानी मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है, उसको प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित कर दिया जाता है, उनको शपथ दिलाई जाती है। अच्छा, जनरली हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जो है उनके पास इस स्थिति में कोई विशेष शक्ति नहीं है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पे किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो उस सिचुएशन में किसको ये चांस दिया जाए कि वह अपनी बहुमत साबित करे, ये जो स्वविवेक है ये राष्ट्रपति के ऊपर होता है और इसीलिए राष्ट्रपति के पद को महत्वपूर्ण समझा जाता है इलेक्शंस के टाइम पे। तो वैसे आमतौर पे हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जो बहुमत दल का नेता होता है उसे वह आमंत्रित करते हैं कि वह अपनी सरकार को स्थापित करे। अच्छा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, मंत्री परिषद का गठन, उसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, ये निर्णय लेने का अधिकार प्रधानमंत्री को है। जब सरकार बनती है तो उसके बाद प्रधानमंत्री अपनी एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें वो प्रत्येक विभाग, जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जो भी जिसको भी वो डिपार्टमेंट देना चाहते हैं उसका वो नाम लिखते हैं और वह लिस्ट जो है वो राष्ट्रपति को दी जाती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ही कहे अनुसार मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसमें उनका विचार विमर्श या उनका स्वविवेक का इस्तेमाल नहीं होता है। अच्छा, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उसे 6 महीने की अवधि के भीतर किसी भी सदन के लिए निर्वाचित होना आवश्यक है। तो यही चीज है जो अभी हमने आपको बताई कि जनरली ये देखा जाता है कि वो अगर व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह की अवधि दी जाती है कि वह किसी सदन का सदस्य बन जाए, अर्थात वो अगर सदस्य नहीं बनता है तो उसका जो कैंडिडेचर है वो अपहोल्ड नहीं किया जाता है, उसे कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री के साथ घनिष्ठ रूप से काम कौन करता है, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और उनका कैबिनेट, अर्थात मंत्री परिषद और मंत्री मंडल। अच्छा, जनरली ये देखा जाता है कि मंत्री परिषद और मंत्री मंडल, इनका उपयोग परस्पर एक दूसरे के लिए किया जाता है, इनमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं मिलता है। पर अगर हम वास्तविक रूप से देखेंगे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में अंतर होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ द एंटायर मिनिस्ट्री, पूरी जो मंत्रिमंडल है वो पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंतर्गत आता है। जबकि कैबिनेट क्या होता है, मंत्रिमंडल, वह जो है वो कुछ चुनिंदा वरिष्ठ जो नेता हैं जो कि जिनको महत्वपूर्ण विभाग दिए जाते हैं प्रधानमंत्री द्वारा, वो जो है वो कैबिनेट के मंत्री बनते हैं। अच्छा, मंत्री परिषद या मंत्रालय मंत्रियों के विभिन्न श्रेणियों के होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री इस बारे में निर्णय लेने वाले प्राधिकारी हैं कि मंत्री परिषद की संरचना कैसे की जाएगी। अनुभव और वरिष्ठता जैसे कारकों के आधार पर मंत्री परिषद को निम्नलिखित में विभाजित किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं मंत्रिमंडल आता है, राज्य के मंत्री आते हैं, उपमंत्री अर्थात डेप्यूटी मिनिस्टर और संसदीय सचिव अर्थात पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। अच्छा, ये जो विभाजन किया गया है ये संसदीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया गया है। संसदीय व्यवस्था में हम जनरली ये देखते हैं कि जो कॉन्सेप्ट होता है ऑफ व्हील्स विद इन अ व्हील, चक्र के अंदर चक्र, अर्थात जो इनर मोस्ट कोर होता है किसी भी संसदीय व्यवस्था में, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्यों? क्योंकि पहली बात वह सरकार के अध्यक्ष हैं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरी बात, उनकी कैबिनेट की संरचना या उनके मंत्री परिषद की संरचना कैसी होगी, ये निर्णय लेने का भी अधिकार किसका है, प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार ही सारे कार्य
किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। तो जो इनर कोर है किसी भी संसदीय व्यवस्था में वो होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद आते हैं, इसमें एक और भी लेयर होती है, उसको कहते हैं किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट मतलब कि कैबिनेट में अगर 15-20 मंत्री हैं तो किचन कैबिनेट में 7-8 मंत्री होंगे जो बिल्कुल क्लोज होंगे प्राइम मिनिस्टर के, जिनसे प्राइम मिनिस्टर हर मामले में विचार विमर्श करते होंगे। लेकिन किचन कैबिनेट का इस्तेमाल कम किया जाता है, इससे ज्यादा जो शब्द का इस्तेमाल होता है वो होता है कैबिनेट के मंत्री। तो प्राइम मिनिस्टर कोर होते हैं, उसके बाद जो महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं वो होते हैं कैबिनेट के, और उसके बाद जो सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, सारा जो कहेंगे एक मंत्रालय जो बनता है वो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। जब हम रोजभाष की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट को एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वास्तविकता में हम देखें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में उनके मध्य अंतर पाया जाता है। अच्छा, अंतर क्या होता है? कैबिनेट सबसे पहले हम टेकअप करेंगे तो जो कैबिनेट के मंत्री होते हैं उसमें कई वरिष्ठ मंत्री होते हैं जो रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालते हैं। हम ये देखते हैं कि हम इन्हें महत्वपूर्ण विभाग मानते हैं, और जिनको प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विभाग देते हैं जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, तो ये वो मंत्रालय है जहाँ पे जो बेसिक डिसीजन मेकिंग है कंट्री को चलाने में, तो इसलिए उनको महत्वपूर्ण मंत्री समझा जाता है और वरिष्ठ मंत्रियों को वो पद दिए जाते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मंत्रिमंडल में कुछ सबसे अनुभवी मंत्री होते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण मामलों पर उनकी सलाह लेते हैं। कैबिनेट के फैसले सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है, जनरली एक विप जारी होता है जब हम देखते हैं जब जितने भी विचार विमर्श हैं, जैसे कोalition गवर्नमेंट है या मेजोरिटी सरकार है, जब भी विचार विमर्श की स्थिति होती है तो जितना भी डिस्कशन, डिबेट या एक तरह से डिस्प्यूट है वो सब कैबिनेट की जब मीटिंग्स हो रही होती हैं उसी समय पे मंत्रियों द्वारा किया जाता है। जब कैबिनेट की मीटिंग समाप्त हो जाती है, एक डिसीजन जब निकाल दिया जाता है कैबिनेट की मीटिंग से, तो जब वो आगे फोरम पे जाता है, लोकसभा में जाता है या मीडिया में जाता है, तो उसके बाद सभी मंत्रियों को वो फैसला मानना बाध्य है। वह उस फैसले से, एक बार कैबिनेट की मीटिंग के बाहर से कोई फैसला निकल गया, उसके बाद मंत्री जो होते हैं कैबिनेट के मंत्री या जो गवर्नमेंट के जो मंत्री, वो उस फैसले से पीछे नहीं हट सकते हैं, उन्हें उस फैसला उनके लिए बाध्यकारी होता है। यह अपने सदस्य के लिए परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं, यानी कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, सामूहिक जिम्मेदारी, उसे यहाँ पे लागू किया जाता है। अच्छा, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब क्या होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके अंतर्गत सभी मंत्री सरकार के प्रत्येक कार्य के लिए सामान्य रूप से जिम्मेदार है। प्रत्येक मंत्री कैबिनेट के सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदारी साझा करने के लिए स्वीकार करते हैं और उस पर सहमत होते हैं। एक बार निर्णय लेने के पश्चात उसे निष्ठापूर्वक समर्थन देना होता है और उसे पूरी सरकार का निर्णय माना जाता है। सरकार के अस्तित्व और दक्षता के लिए एकता महत्वपूर्ण है। मतलब आप इसे इस तरह से समझिए कि जनरली हम ये देखते हैं कि जब गवर्नमेंट होती है, अगर उसमें अपने में फ्रिक्शन है, ये चीज देखी जाती है एक मिली-जुली सरकार में, कोalition गवर्नमेंट में, कि क्योंकि उसमें कई पार्टीज एक साथ आती हैं और उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं, उनके डिफरेंट आइडियाज होते हैं, उनके डिफरेंट एक तरह से कहेंगे एस्पिरेशंस होती हैं। तो इसलिए उस समय जितना भी डिस्प्यूट होना है, जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है, वो मीटिंग के अंतर्गत कर लिया जाए तो वो उचित समझा जाता है। बाहर जाने के बाद एक डिसीजन, एक निर्णय के, ये जरूरी है कि सारे मंत्री उस पे अपनी सहमति दें। ये एक यूनिटी और एकता का एक फैक्टर है जो कि एक कंट्री को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेटिक व्यवस्था में हम ये देखते हैं, जैसे आप इंडिया का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो उस डाइवर्सिटी का रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में होता है और गवर्नमेंट हर सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए काम करती है।
डिस्प्यूट डिसीजंस में या विचार विमर्श के दौरान, डेलिब्रेशंस के, डिस्कशंस के दौरान ये पॉसिबल है कि मंत्रियों के बीच में एक तरह से डिस्कशंस में डिस्प्यूट्स आएंगे, लेकिन गवर्नमेंट को एक यूनिटी के फॉर्म में दिखाने के लिए कि हाँ वो एक निर्णय जो है उसका सब सहमति दे रहे हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और कैबिनेट के लिए इसको सबसे ज्यादा अनिवार्य समझा जाता है। सो प्रधानमंत्री जब अपनी कैबिनेट का गठन करते हैं तो वह इन बातों का ध्यान रखते हैं कि एक तो वरिष्ठ मंत्री तो हो ही हो, अनुभवी हो, इसके साथ ही साथ जो निर्णय है उसे सब मानने के लिए अपने को बाध्य माने, अपने को बाध्य समझे। अच्छा, नीतियों को तैयार करने और राष्ट्रीय महत्व के कुछ मामलों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल जितनी बार भी हो वह बैठक कर सकते हैं। कैबिनेट का आकार लगभग 15 से 20 मंत्री का होता है। तो ये होते हैं कैबिनेट। कैबिनेट एक छोटा फॉर्म है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसका बड़ा वर्जन है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कैबिनेट के मंत्री बैठ सकते हैं, परंतु कैबिनेट की मीटिंग में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मंत्री नहीं बैठ सकते हैं। तो इनमें कैबिनेट मंत्री, उप मंत्री, राज्य मंत्री ये सारे सम्मिलित होते हैं। जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में यहाँ पे प्रधानमंत्री पर ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निर्भर करते हैं और मंत्री परिषद से परामर्श करना है या नहीं करना है ये भी प्रधानमंत्री पे निर्भर करता है। यह संसद के निचले सदन के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं, अर्थात कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और मंत्री परिषद की जो बैठकें होती हैं वो बहुत लेस फ्रीक्वेंट होती हैं, इसको आप कहेंगे बहुत दुर्लभ होती हैं, और इसका जो आमतौर पे आकार होता है, जो स्ट्रेंथ होती है वो होती है 60 से 70 मंत्री। तो हम ये देखते हैं कि एक डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कैबिनेट में और क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। कैबिनेट एक छोटा सेटअप होता है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो पूरा मंत्रालय होता है। कैबिनेट की मीटिंग्स जो होती हैं वो जितने जो प्राइम मिनिस्टर के जो सबसे करीबी जो मंत्री होते हैं उनके द्वारा की जाती है और उन्हें वो जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो उन्हें संभालने के लिए दिए जाते हैं। जनरली ये देखा जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग है उसमें प्राइम मिनिस्टर का वर्चस्व रहता है अगर एक मेजोरिटी पार्टी है, ठीक है। और जैसे अगर हम ये देखें कि कोalition गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे इंडिया में आप देखें पास में हिस्ट्री रही है कोalition गवर्नमेंट्स की, आप देखें 1977 से अगर हम स्टार्ट करें तो 2019 यहाँ एनडीए तक, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है, तो हमने देखा है कि कोalition गवर्नमेंट्स जो है वो एक फ्रीक्वेंट रही हैं इंडिया में 1977 के आगे से। लेकिन इसके बाद भी कोalition गवर्नमेंट को अगर हम एक मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट से कंपेयर करेंगे तो हम ये मानते हैं कि एक मेजोरिटी पार्टी गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे आपको हमने समझाया था कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि अगर सेंटर में जो पार्टी है, अगर स्टेट में भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट है, तो हम रिलेशंस जो है वो म्यूचुअल देखेंगे, वो काफी हद तक हार्मोनियस देखेंगे। लेकिन अगर सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है और स्टेट में दूसरी पार्टी की है तो एक कॉन्फ्लिक्ट, एक टसल, एक फ्रिक्शन हमें कॉन्स्टेंटली दिखता है सेंटर और स्टेट रिलेशंस में, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों में। तो केंद्र राज्य के संबंध को ये मधुरता जो है वो काफी हद तक पार्टी पॉलिटिक्स पे भी डिपेंड करती है, यानी कि जो सरकार है वो कौन सी पार्टी उस सरकार बना रही है, इस पे भी काफी हद तक ये बात निर्भर करती है। अच्छा, इसके बाद अब ये था हमारा विधायिका, जिसमें कार्यपालिका जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो हमारा विधायिका हो चुका है जिसमें लोकसभा राज्यसभा हमने आपके साथ डिस्कस किया। हमारा कार्यपालिका हो चुका है जिसमें हमने आपके साथ प्राइम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्कस किया। आज हम आपके साथ तीसरा अंग जो होता है भारतीय सिस्टम का, यानी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट का, यानी जुडिशरी, उसको हम टेकअप करेंगे, अर्थात न्यायपालिका। अच्छा, 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अच्छा, विधायिका जो है उसका काम क्या है? कानून बनाना, टू मेक लॉज। जो एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका, उसका काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट लॉज, अर्थात कानूनों को लागू करना उनका काम होता है। और जुडिशरी क्या करती है? जो न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, अर्थात इंटरप्रेट करती है। जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट है उसे फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। इसका अर्थ है कि संविधान में जो लिखा गया है उसके कई मीनिंग्स निकाले जा सकते हैं,
बट उसका फाइनल मीनिंग क्या होगा ये समझने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा उसकी तरफ जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। जैसे अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखें तो ये माना जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, उसकी भी यही स्थिति है जो कि यूनाइटेड नेशन से एफिलिएटेड है। तो जैसे अगर हम इंटरनेशनल लॉ को अगर हमें उसकी व्याख्या चाहिए तो उसकी व्याख्या कौन करेगा, जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो करेगा, आईसीजे जिसे कहा जाता है। अच्छा, तो इंडियन लेवल पे अगर हम बात करें तो जुडिशरी जो है वो क्या है, वो फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, जुडिशरी थर्ड ब्रांच है गवर्नमेंट की। इसमें आपको पता है जो हमारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशियल स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम एक जिस्ट में देखें तो हमें देखेंगे सबसे उच्च जो कोर्ट है सर्वोच्च न्यायालय वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद उच्च न्यायालय कौन सा है, हाई कोर्ट्स आते हैं जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं। 2 स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है या इंडिविजुअल कोर्ट्स भी होते हैं। अच्छा, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू कोर्ट्स आते हैं और बिल्कुल ग्रामीण स्तर पे अगर हम जाते हैं तो हमारे न्याय पंचायत आते हैं। अच्छा, एक चीज बच्चों यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स और एक होता है डिवीजन ऑफ पावर्स, अर्थात शक्तियों का विकेंद्रीकरण और शक्तियों का विभाजन। ये 2 अलग चीजें हैं। इनको समझने के लिए ये हम आपको क्यों बता रहे हैं ये भी अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। इनको समझना इसलिए जरूरी है, जैसे कि हम सेंटर की बात करते हैं अगर, तो सेंटर में हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा केंद्र में संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के मध्य, अर्थात केंद्र के पास केंद्र की सूची है और राज्य के पास क्या है, राज्य की सूची है। तो यानी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह की सूचियां होती हैं, रेसिड्यूरी पावर्स भी होते हैं इसमें। अच्छा, तो सेंटर में केंद्र संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन, डिवीजन किया गया है किसके मध्य, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो ये है डिवीजन ऑफ पावर्स। एक चीज होती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जहां पे हायरार्की आती है। जैसे कि आप समझिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो आपकी हैं वो आ जाती हैं और उसके बाद आपके ग्राम पंचायत। तो ये क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पे सेंटर से लेके ग्राउंड लेवल तक हमने शक्तियों को क्या किया है, इसको डिसेंट्रलाइज किया है। और इसको डिसेंट्रलाइज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि और ज्यादा प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके गवर्नमेंट के द्वारा। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट है तो म्युनिसिपल इलेक्शंस भी होते हैं, ग्राम पंचायत के भी इलेक्शंस होते हैं। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये एक तरह से सपोर्ट सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट का कि वो ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से इंश्योर कर सकता है कि वहां पे स्टेबिलिटी रहे, वहां पे डेवलपमेंट हो, वहां का भी विकास हो। ठीक, सो एक है डिवीजन ऑफ पावर्स दैट इज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, और एक क्या है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, जहां पे हम देखते हैं सेंटर से लेके ग्राउंड लेवल तक पावर्स को विभाजित किया गया है या उनका विघटन डिसेंट्रलाइज किया गया है। अच्छा, इसमें इसी तरीके से आपका आता है सुप्रीम कोर्ट, सबसे सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं और उसके बाद लास्ट में आपके न्याय पंचायत, जिसमें कई प्रकार के न्यायालय आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अच्छा, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ, आपको पता है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी यही होता है। संविधान में ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के अंतर्गत सभी छोटी अदालतों पर बाध्यकारी होगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय है या जो उसका लॉ है, जो उसका डिसीजन है, वो फाइनल डिसीजन समझा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के पास अंतिम अधिकार है संविधान की व्याख्या करने का। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके साथ ही साथ 34 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं हो सकते। पहले ये संख्या 7 थी, फिर 26 हुई और इसके साथ समय की रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको बढ़ाया गया है। तो एक मुख्य न्यायाधीश मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उन्हें मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। एक बार नियुक्त होने के पश्चात एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद को धारण करते हैं। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का एक कॉम्पोजिशन है जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 34 से अधिक जजेस जो हैं वो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि जनरली ये कहा जाता है कि जुडिशरी में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जानकारी में हो, एनजैक लाया गया था
और उसमें भी ये चीज कोशिश की गई थी, ये चीज लाने की कि जो न्यायपालिका है उसमें कार्यपालिका का किसी तरीके से इन्फ्लुएंस या उसका इन्वॉल्वमेंट, इंटरफियरेंस, किसी तरह से हस्तक्षेप जिसे हम कहते हैं, वह नहीं होना चाहिए। तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व समझा जाता है किसी भी प्रजातंत्र व्यवस्था में, क्योंकि उससे ये जुडिशरी जो है वो ये इंश्योर करती है कि समाज में एक तरह से जो जस्टिस है वो चीज एस्टैब्लिश करने का काम जुडिशरी का होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं या दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता के मामले में, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के मामले में उन्हें हटाया जा सकता है। संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव पारित करने पर महाभियोग चलाया जाएगा और उस महाभियोग की प्रक्रिया से क्या होता है, जो न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हें हटाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है वो एक प्रेसिडेंट के लिए चलाया जाता है और दूसरा जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए लागू होता है। या तो वो खुद इस्तीफा दे सकते हैं अथवा अगर उन्हें हटाया जाएगा तो उसका ग्राउंड्स क्या होगा, उनको किस आधार पे हटाया जाएगा, वो होता है दुर्व्यवहार, मिसबिहेवियर और अक्षमता, इनकैपेसिटी। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को निर्धारित करता है वह है उन्हें मिलने वाला पारिश्रमिक अर्थात रेम्यूनरेशन। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए उनके वेतन और भत्ते उच्च निर्धारित किए जाते हैं। अच्छा, इसको आप इस तरह से समझिए कि जनरली जुडिशरी जो है, जो जजेस होते हैं, उन्हें ये कोशिश की जाती है कि उनके जो वेतन हो या उनके जो भत्ते हो उन्हें उच्च रखा जाए ताकि वह किसी भी तरीके से बाहरी किसी काम से, जो एक्स्ट्रा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है, उसकी तरफ वो ना जाए। और ये चीज क्यों जरूरी है, ये व्यवस्था क्यों जरूरी है, ताकि इससे न्यायाधीशों की स्वतंत्रता बरकरार रखी जाए। पास्ट में कई ऐसे कमीशंस बैठे हैं जहां पे जुडिशरी के और ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से स्वतंत्र रहने के लिए ये एक प्रक्रिया चलाई जाती है, एक कोशिश, एक पहल की जाती है कि जिससे कि न्यायाधीश जो है वह किसी भी प्रकार से एक्स्ट्रा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखें कहीं और से, उनको जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सोचते हुए कि अगर आज वो रिटायर होते हैं तो वह कल किसी में अपना एक फ्यूचर एम्प्लॉयर देख रहे हैं, तो उस तरह से उनके जो डिसीजंस हैं वो कहीं से गलत ना हो, वो बायस्ड ना हो। ये चीजें एंश्योर की गई हैं हमारे संविधान द्वारा, तो इसलिए उनके वेतन और भत्ते जो हैं वह उच्च निर्धारित किए जाते हैं। अच्छा, संविधान में यह भी प्रावधान है कि वित्तीय आपातकाल स्थिति में उसको छोड़कर, वित्तीय आपातकालीन स्थिति को छोड़कर न्यायाधीशों के वेतन को उनके नुकसान के में नहीं बदला जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज आपको अगर जानकारी हो, इमरजेंसी, हम आपके साथ आगे के सेशन में करेंगे कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो होते हैं भारत में, तो जब इमरजेंसी लगाई जाती है यानी आपातकालीन स्थिति लगाई जाती है, तो उसमें जो वित्तीय यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो स्थिति है उसको छोड़ के और किसी भी स्थिति में जो वेतन न्यायाधीशों को मिल रहा है उसमें कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं लाया जा सकता है, यानी कि उसे कम नहीं किया जा सकता। परिवर्तन से मतलब है उनके डिसएडवांटेज के लिए या उसे नहीं बदला जा सकता है, उनका नुकसान हो इसमें नहीं बदला जा सकता है। और जो इनका जितना भी व्यय होता है, प्रशासनिक व्यय, इनके वेतन, इनके भत्ते, वह कहाँ से आते हैं, भारत की संचित निधि से आते हैं। अच्छा, निधियां आपको अगर जानकारी हो तो 3 प्रकार की होती हैं भारत में। केंद्र सरकार में 3 प्रकार के फंड होते हैं। एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि जिसमें से इनके सारे वेतन भत्ते जाते हैं। दूसरा है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रखा जाता है, भारत की आकस्मिकता निधि। और इसके साथ ही साथ एक पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया होता है, भारत के लोक लेख, ये आता है अनुच्छेद 266 में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वो भी 266 में है और कंटिजेंसी हमें 267 में मिलता है। अच्छा, इसके बाद जो क्षेत्राधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो पहला भाग है वो है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अर्थात प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से हमारा तात्पर्य ये है
वो केसेस, वो मुद्दे, वो विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं, अर्थात वह अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से मतलब है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, वो मुद्दे, वो समस्याएं, वो विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुने जाते हैं, हाई कोर्ट द्वारा नहीं आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, इसमें कौन से मुद्दे आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में? केंद्र राज्य विवाद का समाधान, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका डिसीजन मेकिंग किस पे होता है? वो डिसीजन मेकिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक राज्य या दूसरे राज्य या दूसरे और या राज्यों के समूह के बीच जो विवाद होता है उसका, यानी एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य या एक राज्य और कई राज्यों के समूह के मध्य जो विवाद होएगा उसका समाधान भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। और इसके साथ ही साथ मौलिक अधिकारों के रक्षक और रिट जारी करने का अधिकार जो है वो भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। अच्छा, इसमें मौलिक अधिकार का संरक्षण आपको हमने बताया था कि 5 रिट्स जो है, कौन सी? हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा, सर्टियोरारी, उत्प्रेक्षण लेख, प्रोहिबिशन, निषेध, मैंडमस, परमादेश। तो ये क्या है? ये 5 याचिकाएं हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन होने से रोका जा सकता है। आपको हमने बताया था एक अंतर होता है मौलिक अधिकार और मानव अधिकारों में। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? जो एक राज्य अपने नागरिकों को देता है, जैसे कि भारत ने अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन्स को दे रखा है। तो हेबियस कॉर्पस में क्या होता है? हेबियस कॉर्पस अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसी व्यक्ति को अवैध अभिरक्षा, इलीगल कस्टडी से न्यायालय के समक्ष लाने के लिए। को वारंटो, अधिकार प्रेक्षा, किसी व्यक्ति से ये पूछने के लिए जारी किया जाता है कि किस अधिकार के अंतर्गत एक सार्वजनिक कार्यालय में वह उपस्थित है। अच्छा, उत्प्रेक्षण लेख, अदालत, सरकार, स्थानीय निकाय या वैधानिक निकाय के किसी भी अधिकारी द्वारा पारित किए आदेश को रद्द करने का जो अधिकार है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। प्रोहिबिशन क्या होता है? कि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण को अपने अधिकार से अधिक कुछ करने से रोकने के लिए एक्सेस ऑफ ऑफिस, मतलब जितना उसका रिक्वायरमेंट है, एक ऑफिस के जितने पावर्स हैं, अगर वो उन पावर से एक्स्ट्रा काम कर रहा है या वो उससे उनका मिसयूज कर रहे हैं तो प्रोहिबिशन। और मैंडमस यानी परमादेश, अदालत सरकारी अधिकारी को उनके कानूनी कर्तव्यों का पालन करने का आदेश दे सकते हैं। तो जनरली ये देखा जाता है कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में यानी प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार में ये 3 मुख्य अधिकार आते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है कि केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद है उनका समाधान करना, राज्यों के मध्य जो विवाद होता है जो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में होता है उनका समाधान करना, जैसे वाटर को लेके हो सकता है, अर्थात जो कितने भी मुद्दे हो सकते हैं उनमें राज्यों के मध्य जिस पे डिस्प्यूट हो उनका समाधान, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना और रिट जारी करना। अच्छा, इसके अलावा जो 2 अन्य ज्यूरिसडिक्शंस यानी क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उसमें सबसे जो सेकंड नंबर पे है वो है अपील न्यायिक क्षेत्र अर्थात एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। सर्वोच्च न्यायालय भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है। संवैधानिक मुद्दे, दीवानी, आपराधिक मामले या मृत्यु की सजा से संबंधित और अन्य विशेष व्यापक अपील जो है वह सभी मामले सर्वोच्च न्यायालय के ही अधीन आते हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ जो सलाहकार क्षेत्र अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय तथ्य और कानून के किसी भी प्रश्न पर सलाह दे सकते हैं। अच्छा, जनरली ये देखा जाता है कि जो इनकी सलाह है वो या तो राष्ट्रपति लेते हैं या सरकार में प्रधानमंत्री भी ले सकते हैं, लेकिन जो इनकी जो राय होती है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एडवाइस दी जाती है वह किसी भी रूप से बाध्यकारी नहीं होती है। अर्थात कि अगर क्योंकि वो तथ्यों कानूनों के ज्ञाता माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, तो उनके द्वारा दी गई एडवाइस को उसको ये माना जाता है कि वह एक ठोस राय होती है और इसीलिए उनसे एडवाइस मांगी जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा या गवर्नमेंट द्वारा। बट किसी भी स्थिति में ना ही राष्ट्रपति के ऊपर उनकी दी गई राय बाध्यकारी है और ना ही प्रधानमंत्री या सरकार के ऊपर दी गई उनकी राय जो है वह बाध्यकारी नेचर की है। तो इसलिए उनसे सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय है जब उसका ज्यूरिसडिक्शन देखा जाता है, सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। फर्स्ट इज ओरिजिनल,
प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन एंड सलाहकारी क्षेत्राधिकार अर्थात एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं हाई कोर्ट्स पे अर्थात उच्च न्यायालयों पे। एक वो है सर्वोच्च न्यायालय, फिर आता है उच्च न्यायालय। संविधान राज्य की न्यायपालिका के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 के अध्याय 5 में उच्च न्यायालय के संबंध में प्रावधानों को व्यक्त किया गया है। संसद के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय को स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति समय समय पर प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करते हैं। अच्छा, जैसे आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ये कहा गया कि वहां पे एक फिक्स है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 34 अदर जजेस होंगे। यहाँ पे जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसे समय के अनुसार जिस संख्या की आवश्यकता है उसे निर्धारित करने का कार्य जो है वो राष्ट्रपति का है, और वो समय की मांग के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, जिसका वास्तव में अर्थ है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका उनका एक तरह से स्टैब्लिश करती है या उनका अपॉइंटमेंट करती है। जब किसी उच्च न्यायालय में अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो वो अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट को उसमें एडवाइस कौन करते हैं? वह करते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जिस राज्य में वो नियुक्ति कर रहे हैं उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनसे परामर्श किया जाता है और उसके बाद उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। लेकिन अगर हम वास्तविक रूप में देखें तो प्रेसिडेंट को हम ये कहते हैं कि वह किसके कहने पे काम करते हैं? वह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। और हम अगर स्टेट लेवल पे देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर के कहने पे जो गवर्नर है वो कार्य करते हैं। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथ में है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और जो वास्तविक कार्यपालिका जो होती है यानी कि आपका जो विधानसभा होती है वह मुख्य निर्णय लेती है, पर उनका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अच्छा, उच्च न्यायालयों के बाद उच्च न्यायालय में भी वही पावर्स आती हैं। उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता है, उनके पास एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन होता है, अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है। अधीनस्थ न्यायालयों से जो अपील आती है वो हाई कोर्ट में भी जारी की जाती है, वहां पे भी लगाई जाती है। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, हायरार्की में हम चल रहे हैं। सबसे ऊपर हमने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हमने पढ़ा हाई कोर्ट्स उच्च न्यायालय, और अब निचले स्तर पे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय अर्थात सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। उच्च न्यायालय के अंतर्गत न्यायालयों का एक पदानुक्रम होता है जिसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। राज्य को जिले में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायालय है जो जिले में अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है। जिला अदालतों के अंतर्गत निम्न अदालत आते हैं, जैसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सब कोर्ट्स हो गए, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हो गए आदि। अधीनस्थ न्यायालयों के पदानुक्रम के निचले भाग में अदालतें पंचायत वाली अदालत होती हैं वो आती हैं, जैसे न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत आदि। तो जो आपको एक हायरार्की हम जो समझा रहे थे, डिसेंट्रलाइजेशन, जिसमें हमने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो इसी को समझने के लिए दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाईएस्ट कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय आता है, और फिर हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये सारे कोर्ट्स जो हैं जिनका हमने आपको वर्णन किया, ये सारे कोर्ट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है जो कि भारतीय जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, उसके पास रहती है, और वो है द जुडिशियल रिव्यू। भारतीय व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, और जो यूके है, ब्रिटेन है, उसकी जो व्यवस्था है वो भी संसदीय व्यवस्था है। लेकिन भारतीय और संसदीय व्यवस्था और यूके की संसदीय व्यवस्था में अगर हम एक कंपैरिजन करेंगे, एक तुलना करेंगे, तो हम ये मानते हैं कि जो यूके की संसद है वो ज्यादा शक्तिशाली है। वह इसलिए कि यूके की संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उसको कहीं और उसकी समीक्षा नहीं की जाती है।
वहां पे जो कानून बनाया जाता है उसमें अगर कोई भी परिवर्तन, उसमें कोई भी अमेंडमेंट लाना है, तो वह अमेंडमेंट या उसे अगर खारिज करना है, उसे वॉइड करना है, तो उसका निर्णय कौन लेती है? ब्रिटेन की संसद लेती है। यानी संसद ही कानून बनाती है, संसद ही कानून में परिवर्तन लाती है, और संसद के पास ही ये अधिकार है कि वह उस कानून को क्या कर सके? नल एंड वॉइड घोषित कर सके, यानी उसको खत्म कर सके। लेकिन जब हम भारतीय संसदीय व्यवस्था में आते हैं तो यहाँ पे हमें ये नहीं मिलता है। भारतीय संसदीय व्यवस्था में एक व्यवस्था की गई है जिसे कहा जाता है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनर्विलोकन, अर्थात जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य संविधान की व्याख्या करने और विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासन के कृत्यों को शून्य घोषित करने की न्यायालय की शक्ति से है, यदि वह कानून संविधान के साथ संघर्ष में पाया जाता है तो। अच्छा, जैसे कि संविधान में, जैसे जब हमने आपको स्टार्टिंग में बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं बताया था, तो उसमें हमने आपको बताया था जैसे प्रियम्बल है, प्रस्तावना, वह क्या है? प्रियम्बल संविधान की स्पिरिट के बारे में बताता है। इट इज द की टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को समझने की जो चाबी है वह प्रियम्बल में है। तो संविधान की व्याख्या, उसका इंटरप्रिटेशन, उसका फाइनल मीनिंग, ये डिसाइड करना काम किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। तो इसी तरीके से जब हमारा लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है, जब हमारी विधायिका किसी कानून को बनाती है, तो वह कानून के साथ संघर्ष तो नहीं कर रहा है, अर्थात वह संविधान के स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। ये चीज तय करना किसका काम है? ये तय करना काम है हमारी सर्वोच्च न्यायालय का। अर्थात अगर कोई भी कानून if any law is going against the spirit of the constitution, against the aspirations of the constitution, तो उस स्थिति में उस कानून को शून्य घोषित करने की जो स्थिति है, नल एंड वॉइड, वो किसकी है? वो है सर्वोच्च न्यायालय की। अच्छा, इसके साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि खाली सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय के पास भी समीक्षा की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय, अर्थात बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे बोथ हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। लेकिन किसी भी स्थिति में कानून की संवैधानिक वैधता को निर्धारित करने का जो अधिकार है वह सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का है। इसे ऐसे समझा जाता है कि ये एक प्रयास है संविधान के निर्माताओं द्वारा कि जो गवर्नमेंट है वो कभी भी एक्सेसिव पावर्स जो है अपने हाथों में ना ले ले। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, जहां पे डिक्टेटोरियल रिजीम्स होती हैं, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें आपको पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में आपने देखा है कि पास में कई डिक्टेटर्स आए, मिलिट्री डिक्टेटर्स आए हैं। और जब मिलिट्री डिक्टेटर्स आते हैं तो आपने अगर कभी आप थोड़ा सा इस पे अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मिलिट्री डिक्टेटर्स या जो भी डिक्टेटर बनते हैं, जब वो आते हैं शासन में तख्ता पलट करके, खूब के थ्रू, जब वो अपने आप को स्थापित करते हैं, तो उनकी सबसे पहली कोशिश क्या होती है कि वह संविधान में चेंज लाते हैं, संविधान में वो परिवर्तन लाते हैं। संविधान में परिवर्तन लाने का मूलभूत कारण क्या है? संविधान में परिवर्तन लाने का कारण ये होता है कि वह अपने शासन को वैध दिखाना चाहते हैं। अर्थात उनकी एक ये कोशिश होती है कि जैसे हम ये कहते हैं कि द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी वुड बी एस्टैब्लिश एज द प्राइम मिनिस्टर, यानी बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये चीज कहाँ लिखी हुई है? ये चीज हमारे संविधान में लिखी हुई है। तो यानी शक्तियां जो है, जो प्राइम मिनिस्टर है, वह अपनी शक्तियां कहाँ से पा रहे हैं? वह संविधान से पा रहे हैं, इसलिए वो लीगल है, वह वैध शासक हैं भारतीय व्यवस्था, भारतीय राज्य के। लेकिन जहां पे डिक्टेटरशिप होती है, जहां पे मोनार्की होती है, वहां पे आप ये देखते हैं वहां पे संवैधानिक व्यवस्था नहीं होती है। और अगर संविधान होता है तो वह अपने अनुसार उसमें परिवर्तन ले आते हैं जिससे कि वह अपने पद को वैध दिखा सके। क्योंकि उनके लिए ये जरूरी क्यों है कि वह अपने पद को वैध दिखाएं? अगर वो अपने पद को वैध नहीं बताएंगे तो विश्व में उन्हें आइडेंटिटी नहीं मिलेगी, विश्व में उनकी पहचान नहीं बनेगी। एक वैध गवर्नमेंट के रूप में, एक लीगल गवर्नमेंट के रूप में उनकी पहचान नहीं बनती है। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि जनरली जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव की पावर्स को लिमिट करने का एक तरीका है कि वो कोई भी ऐसे कानून का निर्माण ना करें जो भारतीय संविधान या भारतीय एस्पिरेशन से डिफरेंट हो।
और इसीलिए किसी भी ऑफिस होल्डर के हाथ में इतनी शक्तियां नहीं आनी चाहिए कि वह कोई ऐसे निर्णय ले जो उसके फेवर में हो और भारतीय नागरिकों के डिसफेवर में हो। तो जुडिशियल रिव्यू का एक कॉन्सेप्ट इसलिए दिया गया सुप्रीम कोर्ट के पास कि सुप्रीम कोर्ट को फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया कि क्योंकि किसी भी एक कानून की कई प्रकार की व्याख्याएं हो सकती हैं, लेकिन उसकी करेक्ट व्याख्या क्या है, उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, ये तय करना, ये निर्धारित करना हमारे सुप्रीम कोर्ट का यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। अच्छा, न्यायिक समीक्षा स्वचलित नहीं है, स्वचलित अर्थात ऑटोमेटिक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की न्यायिक समीक्षा तभी कर सकती है जब उसे मुकदमेबाजी के दौरान चुनौती दी जाए। अच्छा, इसमें एक चीज समझने वाली ये है कि कानून लेजिस्लेचर ने बनाया, विधायिका ने कानून का निर्माण किया। अब जो प्रोसेस है वो ये नहीं है कि कानून विधायिका द्वारा बनाया गया और उसके बाद उसे सीधे न्यायालय में भेज दिया गया उसका जुडिशियल रिव्यू या उसका संवैधानिक आधार तय करने के लिए। ये इस तरह से काम नहीं करता है। अगर किसी मुकदमेबाजी के दौरान, किसी हियरिंग के दौरान अगर ऐसा होता है कि कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर लॉ जो है ये संविधान के विरुद्ध है या संविधान की स्पिरिट के अनुसार नहीं है, तो उस स्थिति में ये होता है कि जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वह उस क्या कहते हैं उस न्यायिक उस पर्टिकुलर लॉ पे विचार विमर्श करे। और ये किसी एक न्यायाधीश का काम नहीं है, किसी एक जज का काम नहीं है। एक बेंच बैठती, एक पैनल बनता है जो कि ये तय करता है कि ये संविधान के अनुसार अनुरूप है या उसके विपरीत जा रहा है। तो जुडिशियल रिव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा पावर देता है जुडिशरी को, प्लस ये एग्जीक्यूटिव के पावर्स को यानी कि कार्यकारिणी के पावर्स को भी लिमिट करने का, उन्हें सीमित करने का एक तरीका है। तो ये हमने किया भारतीय जुडिशरी, जिसमें हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सर्वोच्च न्यायालय, उसकी शक्तियां, उसका क्षेत्राधिकार, फिर हमने आपके साथ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किया और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स किए। इसमें आपको बताया सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का गठन किस हिसाब से होता है। और उसके बाद एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू। अच्छा, इसी के साथ साथ बच्चों आपके जो आपका जो मॉड्यूल है उसमें आपातकालीन व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन मिलता है। आपका ये इसका मॉड्यूल का पार्ट है। इसमें आती हैं आपातकालीन अर्थात इमरजेंसी प्रोविजंस। ना अनुच्छेद 352 से 366 के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में आपको आपातकालीन प्रावधान मिलते हैं। अच्छा, इसमें 3 प्रकार के आपातकालीन स्थितियां होती हैं। एक है नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकालीन अवस्था, अनुच्छेद 352। स्टेट इमरजेंसी जिसमें कि प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जाता है, आर्टिकल 356 राज्य आपातकालीन अवस्था, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अर्थात वित्तीय आपातकालीन स्थिति। अच्छा, नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत या उसके किसी हिस्से में सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा हो। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है, और जब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। अच्छा, एक स्थिति जब ऐसा होता है कि जनरली हम ये देखते हैं कि युद्ध की जब स्थिति आती है, जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त यूक्रेन की जो स्थिति है, तो जब युद्ध, हालांकि वो तो बहुत एक्सट्रीम में हो रहा है इस वक्त, बट जनरली जब हम जैसे राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे बात करते हैं इंडिया में, तो जो युद्ध की स्थिति होती है, जब बाहरी आक्रमण हो यानी कि एक्सटर्नल अटैक या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है, तब नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया जाता है। अच्छा, ये शब्द सशस्त्र विद्रोह यानी कि आपको अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं 44 संवैधानिक संशोधन में इसे जोड़ा गया है। इस शब्द से पहले इसे आंतरिक अशांति के रूप में जाना जाता था अर्थात इंटरनल डिस्टर्बेंस। आपको याद होगा इंदिरा गांधी का द मोस्ट फेमस इमरजेंसी, जिसमें उन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे उसे लगाया था। सो अर्थात जो फर्स्ट है वो है हमारा नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352, जो कि एक ऐसी स्थिति में लगता है जब बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अच्छा, दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी।
ये है अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति को एक उद्घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रही है। अच्छा, स्टेट इमरजेंसी की जो स्थिति है यानी जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल लगता है, इसका मतलब ये होता है कि सारी शक्तियां स्टेट को चलाने की डायरेक्टली किसके अंतर्गत चली गई? राष्ट्रपति के। और राष्ट्रपति किसके कहने पे काम करते हैं? वह काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे। इस इमरजेंसी का मैक्सिमम मिसयूज किया गया है कई बार पास्ट में, भारतीय इतिहास में अगर हम देखेंगे, राजनीतिक इतिहास में, तो इसका कई बार मिसयूज किया गया है और इसीलिए इवेंचुअली कई ऐसी कमीशंस का गठन किया गया जिसमें ये कहा गया कि राष्ट्रपति शासन बहुत जल्दी लागू नहीं किया जाना चाहिए। एक गवर्नमेंट, एक स्टेबल गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने के सारे प्रोस्पेक्ट्स को तलाश लेना चाहिए और जब ये संतुष्टि हो जाए कि कोई भी स्थिर गवर्नमेंट, स्थायी गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं हो सकती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आ सकती है, तभी राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाना चाहिए। अन्यथा एक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि होता यह है कि इसमें मिसयूज ऑफ पावर्स होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट मोस्टली क्या करते हैं, गवर्नर भी अधीन आ जाता है राष्ट्रपति के और राष्ट्रपति सेंट्रल गवर्नमेंट के कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि एक गवर्नमेंट, एक नेता जो कह सकते हैं कि हम अपनी क्या कहते हैं सरकार, अपनी मेजॉरिटी प्रूफ कर सकते हैं, उन्हें अक्सर चांस नहीं दिया जाता है और कि वो अपनी बहुमत को प्रूफ कर सकें ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तो इसलिए अनुच्छेद 356 का कई बार मिसयूज किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही साथ जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राष्ट्रपति को निम्नलिखित असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। वह राज्य सरकार के कार्यों और राज्यपाल में निहित शक्तियों को ले सकते हैं। वह घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधायिका की शक्तियों का प्रयोग संसद द्वारा किया जाना है और इसी कारण से स्टेट इमरजेंसी जो है वो अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाती है, क्योंकि जब अनुच्छेद 356 लगाया जाता है तो स्टेट की जो पावर्स हैं वो किसके पास आ जाती हैं? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट के पास ये अनड्यू एडवांटेज हो जाता है कि वह उस राज्य का संचालन कर सकते हैं या वह उस राज्य को चला सकते हैं। और उस स्थिति में जो आप इसको इस तरह से समझिए कि मोस्टली ऐसा होता है, जो अभी हमने आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बताया कि केंद्र और राज्य के मध्य हम ये देखते हैं कि केंद्र की जो सरकार है, अगर जो पार्टी केंद्र में है अगर वही पार्टी राज्य में है तो आप भी देखेंगे कि केंद्र और राज्य के जो संबंध है, सेंटर स्टेट रिलेशंस, वो बहुत हार्मोनियस है। बट एक ऐसी स्थिति जहाँ पे केंद्र में डिफरेंट पार्टी है और स्टेट में डिफरेंट पार्टी है, वहीं पे इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आते हैं सामने, क्योंकि वहां पे अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी में नहीं आ रही है या वो एक कोalition भी, एक प्रॉपर कोalition नहीं बना पा रही है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वह सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव समझा जाता है कि अनुच्छेद 356 लगा दिया जाए राज्य में और सारी शक्तियां जो है वो किसको दे दी जाए? राष्ट्रपति को दे दी जाए और राष्ट्रपति राज्यपाल के और सरकार के जितने भी कार्य हैं उनका निर्वहन करें। और इसके साथ ही साथ वो ये भी कोशिश करते हैं कि फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे काम करती है, तो जो शक्तियां हैं वो कहां से आएंगी? उनका प्रयोग संसद द्वारा किया जाएगा। तो इसलिए स्टेट इमरजेंसी जो है उसे एक कंट्रोवर्शियल आर्टिकल के रूप में माना जाता है। जब पास्ट में जो कमीशंस बैठाई गई थी, सरकारिया कमीशन जैसे हैं, तो इन कमीशन के द्वारा एक पहल की गई थी, एक कोशिश की गई थी कि जैसे जुडिशरी में हमने आपको बताया कि किस तरह से जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट रखा जाए, यानी कि कार्यपालिका के हस्तक्षेप से न्यायपालिका को किस तरह से, क्या ऐसे प्रावधान लाए जा सकते हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। उसी तरीके से राष्ट्रपति व्यवस्था, जब स्टेट इमरजेंसी जब राज्य में लगाई जाती है तो उसके ऊपर भी विचार विमर्श हुआ कि एक सरकार, एक स्टेबल सरकार बनाने की जितने भी पॉसिबल प्रोस्पेक्ट्स हैं पहले उन्हें तलाश लेना चाहिए और उसके बाद स्टेट इमरजेंसी या अनुच्छेद 356 लगाया जाना चाहिए। क्योंकि अगर 356 को लागू कर दिया जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति के पास ना सिर्फ यूनियन टेरिटरीज के तो पावर्स उनके पास होते ही होते हैं, इसके साथ ही साथ वह स्टेट के भी पावर्स अपने हाथ में ले लेते हैं और फिर जो गवर्नमेंट है उसके
उसके वहां पे एक प्रॉपर गवर्नमेंट बनने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, फिर चुनाव की स्थिति आ सकती है, या फिर एक देखा जाता है एक इंस्टेबिलिटी होती है, और उस इंस्टेबिलिटी को उससे एक अस्थिरता को खत्म करने के लिए एक स्टेबल सरकार का होना बहुत आवश्यक है। तो उससे पहले हमने किया नेशनल इमरजेंसी, जिसमें हमने आपको बताया अनुच्छेद 352, जिसमें एक आपातकालीन स्थिति की घोषणा की जाती है। अगर युद्ध की स्थिति हो या भारी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो उसका खतरा होता है, तो उस स्थिति में नेशनल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। फिर इसमें आपको हमने ये भी बताया कि जो 44 संशोधन हुआ था, संवैधानिक संशोधन, उसमें सशस्त्र विद्रोह को डाला गया। इससे पहले जो शब्द एग्जिस्ट करता था हमारे संविधान में वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अच्छा, इसके बाद स्टेट इमरजेंसी हमने आपसे की, अनुच्छेद 356, और लास्ट में आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अर्थात वित्तीय इमरजेंसी की स्थिति, आपातकालीन स्थिति। इसका वर्णन हमें अनुच्छेद 360 में मिलता है। इसमें राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार मिलता है यदि वह संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से में वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा है, तो उस स्थिति में फाइनेंशियल इमरजेंसी को लागू किया जाता है। अभी तक की जितना भी क्या कहते हैं समय में भारत में अभी तक वित्तीय इमरजेंसी जो है उसे लागू नहीं किया गया है। नेशनल इमरजेंसी की स्थिति भारत देख चुका है। इसके साथ ही साथ स्टेट इमरजेंसी कई बार राज्यों में लगाई जा चुकी है। तो बच्चों, आज हमने कितना किया? हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जो हमारा एग्जीक्यूटिव है, हमने आपके साथ विधायिका का अध्ययन किया है। विधायिका में हमने आपको बताया है कि एक पार्लियामेंट होती है, वहां पे आपके पास पार्लियामेंट के 2 सदन है, उच्च सदन और निचला सदन। फिर इसका हमने आपके साथ एक कंपैरिजन किया जिसमें हमने आपको बताया कि ये संसदीय व्यवस्था में होता है। यही संसदीय व्यवस्था हम देखते हैं यूके में एग्जिस्ट करती है, यानी कि ब्रिटेन में। अगर हम इसकी एक तुलना करेंगे तो हम ये देखेंगे भारतीय प्रधानमंत्री भी शक्तिशाली हैं और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वह भी शक्तिशाली हैं। इसके साथ हमने आपको एक कंपैरिजन दिया एक राष्ट्रपति व्यवस्था का, जहां पे हमने बताया कि जैसे भारतीय व्यवस्था में या एक संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री शक्तिशाली होते हैं, जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तो वहां पे हमें कौन शक्तिशाली मिलता है? वहां पे हमें राष्ट्रपति शक्तिशाली मिलते हैं। अच्छा, इसी के साथ हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री का जो मंत्रिमंडल होता है, जो उनका कैबिनेट होता है, वह एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एक संसदीय व्यवस्था में, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में। लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे जो कैबिनेट है वो इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। वह डिपेंड करता है, इनफैक्ट अगर आप रियलिटी में पूछें तो प्रेसिडेंट अक्सर ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के ऊपर राष्ट्रपति व्यवस्था में कि वह अपने कैबिनेट का गठन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति वहां पे सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ही इज बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, अर्थात वह राज्य के भी अध्यक्ष होते हैं और वह सरकार के भी अध्यक्ष होते हैं। उनके हाथ में संपूर्ण शक्तियां होती हैं। तो अच्छा, इसके साथ ही साथ हमने आपके साथ डिस्कस किया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों पार्ट्स हमने आपके साथ कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आपके साथ एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों।